गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 4th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू, फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन। तो इसके सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग खुद होमवर्क में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेने के बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे, हमारी जो बुक रहेगी वो ये बुक रहेगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जैन खंडेलवाल, पारीक, दवे, ये इसके ऑथर्स है। तो ये बुक्स आप लोगों को मार्केट से परचेज करनी है या फिर आपके सीनियर्स से भी आप लोग ले सकते हो। तो इस बुक से ही हम आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। आपके एग्जाम पर्पज से भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक में से आते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इस बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर है 2.94। इस पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका बोलता है एक कंपनी का पंजीयन 18.5 लाख रुपए की पूंजी से हुआ, जो कि 100 रुपये वाले 8,500 इक्विटी अंश और 100 रुपये वाले 10,000 6% अधिमान अंशों में विभाजित थी। कंपनी की टोटल कैपिटल है 18.5 लाख, जिसमें से 8.5 लाख तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और 10 लाख की हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसने अपने 10,000 6% अधिमान अंश एवं 8,000 इक्विटी अंश निर्गमित किए। देखो इक्विटी शेयर्स आपके पास 8,500, उसमें से आप 8,000 इशू करो, देन ओके। मैंने कहा था कंपनी ऑथोराइज्ड में से जितना चाहे उतना इशू कर सकती है। और प्रेफरेंस शेयर आपके 10,000 में से 10,000 आप 100% इशू कर रही हैं। अंशों पर भुगतान आपको बोला है 25 रुपये एप्लीकेशन पर, 25 रुपये आपको एप्लीकेशन पर मांगने। साथ में कंपनी ने बोला है 30 रुपये बंटन पर, यानी कि अलॉटमेंट पर, प्रीमियम सहित। प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन आगे होगी कि प्रीमियम कितना है, और शेष प्रथम मांग पर। तो देखते हैं आगे बोला दोनों प्रकार के अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। 100 रुपये का शेयर 5% प्रीमियम, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम। एप्लीकेशन पर आपको बोला है 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आवंटन पर यानी कि अलॉटमेंट पर आपको बोला है कि ₹30 आपको लेने हैं। दोनों शेयर्स पर सेम है, ₹30 आपको लेने, ₹5 का प्रीमियम है। दैट मीन्स कैपिटल का कितना हुआ, ₹25, देन 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, ये 50 हो गया। रिमेनिंग 50 किस पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो तीनों इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट हमें पता चल गई, 25, 25 एंड 50। अलॉटमेंट पर 25 कैपिटल एंड 5 का प्रीमियम, टोटल अलॉटमेंट ₹30 का। फाइन। 15,000 6% अधिमान अंशों को खरीदने के लिए और 8,000 इक्विटी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आए। आपने प्रेफरेंस इशू कितना किया, 10,000, मतलब प्रोस्पेक्टस जो भी आप इशू करते हो वो 10,000 का किया। आपको एप्लीकेशन मिली 15,000, ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो क्वेश्चन में आगे जो भी आपको दे रखी होगी इन्फॉर्मेशन उसके बेस पे हम करेंगे। या तो कुछ रिजेक्शन हो सकता है या फिर प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो सकता है। देखते हैं आगे। और इक्विटी शेयर पर 8 का 8 बराबर का एप्लीकेशन आया। ओके, इक्विटी अंश को खरीदने वाले सभी प्रार्थियों को आवंटन कर दिया गया। अधिमान अंशों के प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया, मतलब एक प्रोराटा बेसिस पर आपने अलॉटमेंट कर दिया। ओके, एक अधिमान अंशधारी को छोड़कर जिससे 200 अधिमान अंशों पर बंटन तथा प्रथम मांग पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, सभी धनराशि प्राप्त हो चुकी है। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 200 प्रेफरेंस शेयर्स है, उससे क्या हुआ है, ना तो अलॉटमेंट मनी मिला है, ना ही फर्स्ट कॉल मनी मिला है, बाकी सभी राशियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। जिन अंशों पर कोई राशि बकाया थे, संचालकों ने उन्हें जब्त कर लिया, हरण कर लिया। मतलब वो 200 प्रेफरेंस शेयर्स को हमें क्या करना है, फोरफीट भी करना है। तो इन सब की हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। जब मैंने आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट समझाया था, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कॉल्स इन अरियर निकालने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका रहेगा। वो तरीका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले कंपनी को पैसा मिलेगा। कौन सा पैसा, एप्लीकेशन मनी। देन एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी हुई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे 2 तरीके के शेयर्स हमारे पास, इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। देन एंट्री क्या होगी, दोनों को साथ में लिखना है ना, तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं। मैंने कंबाइन एंट्री करी है, एंट्री लिखी है मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। नॉर्मल जो भी शेयर होता है उसके हिसाब से कर देंगे एंट्री। अब अमाउंट कैसे लिखें, तो इक्विटी शेयर्स आपने कितने इशू करने हैं, 8,000। आपको एप्लीकेशन कितने की मिली, 8,000, 8 से 8 बराबर, मतलब जितना आपको रिसीव हुआ ना उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको रिसीव कितना हुआ है, ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स, ₹25 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर, अब आपने इशू तो 10,000 करे, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 15,000। दैट मीन्स एप्लीकेशन मनी भी कितने पर मिला, 15,000 पर। इसलिए हमने किया 15,000 × 25 ये टोटल, और ये हमारी टोटल अमाउंट बैंक में
बैंक अकाउंट के अंदर जो आएगी वो डेबिट हमने कर दिया। देन एंट्री सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। नरेशन हमने लिखा एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स रिसीव्ड। इस नरेशन को हम ज़्यादा डिटेल में भी लिख सकते हैं, लाइक एप्लीकेशन मनी ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड एट ₹25 पर शेयर। नरेशन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एग्जाम में भी नरेशन लिखना है। बेटर यही होगा कि आप जब अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आप नरेशन लिखने की साथ में आदत डाल लें। तो ये हमारी एंट्री हो गई, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते, तो बिल्कुल करेंगे। दोनों की अलग अलग एंट्री यहाँ पर होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, देन एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख रुपए मिले, 2 लाख हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में ध्यान रखना कि जितने प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करे हैं एक्चुअली अलॉट होने वाले ना, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कैपिटल में अमाउंट जाएगी। कितने अलॉट होंगे, आपको मिला कितने पर, 15,000 पर। कितना मिला, 3,75,000। जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना तो एंट्री तो यही होगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन आपको ट्रांसफ़र कितने शेयर्स पर करना है, सिर्फ 10,000 शेयर्स पर। देन ट्रांसफ़र कितना होगा, सिर्फ 2,50,000। अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको हैंड टू हैंड वापस बंद कर दिया जाता है, तो अभी इसमें बैलेंस रहेगा हमारे पास 375 माइनस 250 1,25,000 का अभी भी क्या रहेगा, बैलेंस इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। वो बैलेंस आगे जाके बंद होगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद आएगा, अब एप्लीकेशन का काम पूरा खत्म। अब यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, अलॉटमेंट का टाइम आता है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। मैंने बताया था एप्लीकेशन ही एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जो पहले रिसीव होती है फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। अदरवाइज सारी जो दूसरी कॉल्स रहेगी, जो इंस्टॉलमेंट्स रहेगी, वो पहले ड्यू होगी उसके बाद रिसीव होगी। अलॉटमेंट ड्यू करना है, एंट्री याद करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री। दोनों की अलग अलग एंट्रीज करेंगे, दोनों कैपिटल की। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलॉटमेंट ऑन प्रीमियम है, यहाँ पर आपके पास प्रीमियम भी है, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोनों शेयर्स के लिए अलग अलग, इक्विटी के लिए हमने करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट कैसे लिखनी है, तो 8,000 शेयर्स हमें पता है। अब आपको अलॉटमेंट बोला हुआ है टोटल ₹30 का है, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 30 इंटू 8,000। कैपिटल आपका 25 और 5 आपका प्रीमियम। देन कैपिटल में 8,000 इंटू 25 और प्रीमियम में 8,000 इंटू 5। तो इस तरीके से 2 लाख और 40,000, टोटल 2,40,000 से वाली एंट्री होगी। अब आएंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को कैसे ड्यू करेंगे, एंट्री उसी तरीके से होगी, बस इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे 30 के हिसाब से इसमें चली जाएगी 30 इंटू 10,000, ये 25 इंटू 10,000 हो गया, 5 इंटू 10,000। तो इस तरह 250 और 50 से 3 लाख से आपकी टोटल एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर नरेशन हमने लिखा है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 इक्विटी शेयर्स। इसी तरह यहाँ पर ऑन 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट ₹30 पर शेयर। इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, नरेशन को बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी मिलता है, अधिक की राशि होती है, उसको हम अलॉटमेंट तक के लिए रोक कर रखते हैं, फिर एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम रिमेनिंग अमाउंट पब्लिक से रिसीव कर लेते हैं। तो आपने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। इक्विटी शेयर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेस मनी था नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में तो एक्सेस मनी था ना। एक्सेस मनी कैसे, तो आपके 375 है, उसमें से 250 ही मिलने थे। 375 में से 250 ही तो मिलने थे, वही तो आपने ट्रांसफ़र किए। 125 आपका क्या रहा है, एक्सेस मनी रहा है। उस 125 को अब हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि पर्सन्स तो वही है, रिजेक्शन तो यहाँ किसी का हुआ नहीं है। जिनका रिजेक्शन होता है उनको हैंड टू हैंड रिफंड होता है। अदरवाइज अगर जिनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया, मतलब जिसने जितना मांगा उससे कम मिला लेकिन मिला है, तो आगे जब आप उससे कॉल ड्यू करने वाले हो तो उससे पैसा मांगोगे तो उस जो एक्सेस मनी है उसको आप अपने पास रख लो ताकि बचा हुआ पैसा आपको मांगना पड़े। अब आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर पर जो एक्सेस मनी बची हुई है ना 1,25,000 की, उसको आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर मतलब प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो अमाउंट वहाँ पर रिसीव हो जाए। तो हमने एंट्री क्या की, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, इधर क्रेडिट 375, इधर डेबिट 250, 125 का क्रेडिट बैलेंस। इस अकाउंट को भी करना है क्लोज कर दो। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को ड्यू क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया? सबसे पहले जब हमने इसको ड्यू किया तो डेबिट हुआ ये 3 लाख से, दैट मीन्स हमें लोगों से लेना है 3 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 1/25 तो हमें कहाँ से मिल गया, एप्लीकेशन से मिल गया, इसलिए हमने 1/25 इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट से ही बाद में क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री हमने क्या कर दी, प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब रिसीव वाली एंट्री करेंगे तो रिसीव वाली एंट्री दोनों की कंबाइन की जा सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, 2,40,000 का 2,40,000 पूरा मिल जाएगा। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पर, तो अब क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी या क्या यहाँ पर नया रहेगा, तो आपको बोला है कि 200 प्रेफरेंस शेयर्स एक पर्सन के पास है, उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी का पेमेंट किया ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉल इन अरियर। और जो नॉर्मल केस होते हैं तो 200 × 30 6,000 का अलॉटमेंट आप कर दो, कॉल इन अरियर, रिमेनिंग को रिसीव कर लो। लेकिन यहाँ पर एक्सेस मनी है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हो रखा है, तो ऐसे केस में कॉल्स इन अरियर निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। करें इसको, मैंने नोट बनाया हुआ है, देखो इसको ध्यान से, कॉल्स इन अरियर, ये आपका नोट नंबर 1 है, वर्किंग नोट है, कॉल इन अरियर, ये नोट आपको प्रॉपर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास कितना, ₹1,25,000 कहाँ से आया, 375 माइनस 250, ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना, ₹1,25,000। अब हमें 200 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या निकालना है, कॉल इन अरियर। तो पहले हम देखते हैं उन 200 प्रेफरेंस शेयर से हमें लेना कितना था, अलॉटमेंट का अमाउंट हमें लेना कितना था। देन अलॉटमेंट ड्यू ऑन 200 प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू 200 × 30, एक शेयर पर 30 रुपये हमने मांगे, तो 200 शेयर्स पर कितना हो गया, ये 6,000 रुपये का। उसके बाद एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास कितना है, 1,25,000, 1,25,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी किन पर है ये, तो ये 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर, उन 10,000 में ये 200 भी तो है। देन हमने क्या किया, 1,25,000 एक्सेस मनी है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर, तो 200 प्रेफरेंस शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी का एक्सेस कितना होगा। फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अमाउंट इज ड्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर दिखा हुआ है। यहाँ पर इसको हम कंसेप्ट से भी समझना चाहे तो यही है कि 1,25,000 की एक्सेस मनी है 10,000 शेयर्स पर, तो 200 शेयर्स पर एक्सेस मनी कितनी हुई, तो ये हो गई आपकी 2,500 रुपये। 6,000 हमने मांगे, उसमें से 2,500 उनके ऑलरेडी हमारे पास थे, तो वो तो हमें लेने ही नहीं है ना, हमें लेने कितने थे उनसे 3,500 रुपये, जो कि हमें नहीं मिले, तो ये हमारा कॉल इन अरियर हो गया। अब हमें प्रेफरेंस शेयर से रिसीव कितनी हुई अमाउंट उसको पता करना है, तो टोटल हमने ड्यू कितना किया था, 3 लाख रुपए, एक सेकेंड, 3 लाख हमने ड्यू किया था, उसमें से 1,25,000 हमारा क्या हो गया था, एडजस्ट हो गया था, और उसमें से 3,500 रुपये और हमें नहीं मिलने वाला है। ये एडजस्टेड को मैंने माइनस क्यों किया, तो क्योंकि 1,25,000 तो आपके पास ऑलरेडी थे, तो अब तो नए रिसीव होने वाले हैं नहीं, तो अलॉटमेंट ड्यू ही आपका कितना होगा, 1,75,000 एक्चुअल ड्यू, जो हमें एक्चुअल मिलना चाहिए, उसमें से भी 3,500 रुपये नहीं मिलेंगे, तो कितना मिलेगा, 1,71,500 रुपये। तो हाँ, ये एंट्री यहाँ पर 1,71,500 से होगी। समझ में आई चीज़, आई थिंक आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर लगभग हर क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर हमारा जो एडजस्टमेंट है वो इसी तरीके का रहेगा। समझना इस चीज़ को वापस, 200 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, ये आपको बोला गया, लेकिन क्योंकि प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट था, दैट मीन्स उनका कुछ पैसा अभी भी हमारे पास है, तो ये जो टोटल 1,25 रुपये हमारे पास है, 1,25,000, उसमें 200 वाले का शेयर हमें निकालना है, हमें पता चल जाएगा उनका हमारे पास पहले से कितना है। 6,000 टोटल लेना था, हमने ये शेयर निकाला, उनका 2,500 रुपये था हमारे पास, रिमेनिंग 3,500 ही तो नहीं मिला, तो 3,500 ही हमारा कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट हो गया। रिसीव कितना हुआ, एंट्री कितनी करनी है, तो हमें टोटल 3 लाख लेना था, एक प्रेफरेंस शेयर की बात कर रही हूँ, 3 लाख लेना था, उसमें से 1,25,000 ऑलरेडी था, तो वो तो हमें वापस से मिलने वाला है नहीं, वो एडजस्ट हो गया, बचा 1,75,000, उसमें से भी 3,500 रुपये हमारा कॉल इन अरियर रह जाएगा, तो बचा हुआ 1,71,500 रुपये हमें रिसीव हो गया। तो ये दोनों की टोटल यहाँ लिखी, हमने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पूरा 100% 240 मिल गया, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कहाँ से आई अमाउंट, ये रही, ये हमने नोट बना रखा है। इसके बाद आएगी हमारी फर्स्ट कॉल, देन एंट्री क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल। क्यों? क्योंकि अंतिम मांग है, तो मैंने कहा था कि जो भी लास्ट कॉल होगी उसके साथ हम फाइनल वर्ड लिखेंगे। देन एंट्री हम करेंगे दोनों के लिए अलग अलग। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 8000 इक्विटी शेयर एट ₹50 पर शेयर। 50 कहाँ से आया, मैंने समझाया था आप लोगों को स्टार्टिंग में। ओके, देन 8000 इक्विटी शेयर्स पर ₹50 के हिसाब से हमने क्या कर दिया, 4 लाख रुपए का फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। प्रेफरेंस शेयर पर क्या करेंगे, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर ₹50 के हिसाब से 5 लाख रुपीज़ का हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, एंट्री कर दी। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से हमारी दोनों ड्यू वाली एंट्री। अब रिसीव वाली एंट्री आएगी तो कंबाइन एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी में अमाउंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लाख ड्यू किया, 4 लाख मिल गया। प्रेफरेंस शेयर में एक पर्सन है ऐसा जिससे हमने पैसे मांगे पर उसने दिया नहीं, कितने शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर। तो कॉल इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 प्रेफरेंस शेयर। कितना, 200 इंटू 50, क्योंकि एक शेयर पर कितना आपका अरियर रहेगा, 50 का। देन 10,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। रिमेनिंग मनी आपको रिसीव हो जाएगा 4,90,000। कहाँ से आया, 5 लाख टोटल ड्यू किया, उसमें से 10,000 आपको मिलने वाला है नहीं। देन रिमेनिंग 4,90,000 आपको रिसीव हो गया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री के अंदर यहाँ 4 लाख, यहाँ 4,90,000, ये हमारा टोटल हो गया 8,90,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया। अब इसके बाद हमें बोलना है क्वेश्चन में कि ऐसे शेयर्स जिन पर कि आपकी कोई भी अमाउंट ड्यू है, उन शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है, उनको कंपनी जब्त कर रही है। हरण वाली एंट्रीज याद करो, हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, कैपिटल हमने पहले इशू की थी, देन हमने उसको क्रेडिट किया था। अब जब कैपिटल हमारे पास वापस आएगी हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा एक तरीके से इशूड कैपिटल का। एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ मैंने बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फोरफिट के टाइम पर उतनी अमाउंट से जो कि कॉल्ड अप। यहाँ 100% कॉल्ड अप, आपने सारा कुछ ड्यू तो कर ही दिया था ना, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 100% ड्यू है। देन यहाँ पर एंट्री में ये डेबिट भी पूरे 100 रुपीज़ से होगा। टू यहाँ पर हम लिखते थे कॉल्स इन अरियर, जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी अरियर में रही है उनको उनके नाम से लिखा जाएगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वॉटएवर। तो यहाँ पे अलॉटमेंट भी अरियर में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अरियर में। डिफरेंस आपका जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। यहाँ एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी, प्रीमियम के बारे में आपको देखना है कि प्रीमियम पर अगर आपके शेयर्स इशूड है और उनको आप फोरफिट कर रहे हो तो क्या फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम आएगा या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताया था कि हमें एक बार ये चेक करना है कि क्या आपके पास कोई एक्सेस मनी थी, एंड इफ़ एनी, अगर कोई एक्सेस मनी थी तो क्या वो एक्सेस मनी प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए इनफ थी क्या। तो अगर वो सफिशिएंट थी, इनफ थी, तो ऐसे केस में हमें प्रीमियम को नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन में हम आते हैं टोटल प्रीमियम को कंपेयर करेंगे। देखो आपने प्रेफरेंस शेयर पर कितना प्रीमियम ड्यू किया, 50,000 का। कितना प्रीमियम, टोटल 50,000 का। और टोटल एक्सेस मनी कितनी है प्रेफरेंस शेयर पर, 1,25,000। आराम से सेट ऑफ हो गया। मीन्स एक्सेस मनी का पहले यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, प्रीमियम को सेट ऑफ करने में। यहाँ एक और चीज़ माइंड में रखना कि मान लो यहाँ पे 50,000 है, ये होता सिर्फ 25,000, तो प्रीमियम कभी भी पार्टली सेट ऑफ तो होगा ही नहीं, या तो पूरा का पूरा होगा या फिर बिल्कुल नहीं। मीन्स यहाँ पर एंट्री के अंदर प्रीमियम अगर डेबिट होना है री इशू में, फोरफीचर के टाइम पे, तो या तो वो पूरे से डेबिट होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। और पूरी अमाउंट एडजस्ट हो गई, डेबिट करने की नीड ही नहीं है। तो हम एंट्री जो करेंगे, सिंपल एंट्री हमारी फोरफीचर की, ध्यान देना फोरफीट करने के टाइम पे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स, 200 शेयर्स इंटू 100, ये 20,000 से आपकी क्या हो गई, कैपिटल कैंसिल हो गई। कैपिटल को हमने कैंसिल कर दिया, 20,000 डेबिट टू कॉल्स इन अरियर वाली इंस्टॉलमेंट। किस किस पर अरियर था, अलॉटमेंट पर था, फर्स्ट कॉल पर था। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अरियर कितना था, 3,500 का। टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अरियर कितना था, 10,000 का। रिमेनिंग अमाउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। आई चीज़ समझ में। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है। आई थिंक आप लोगों को ये एंट्रीज़ क्लियर होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारे चैप्टर का। आगे आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में हम इसके कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये बेसिक्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं जर्नल एंट्रीज़ कराऊंगी, सब एंट्रीज़ के साथ मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, आप लोगों को नरेशन लिखना है हर एक एंट्री के साथ।
और ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हैं, आप अपनी नोटबुक में ऐसा नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको आप पूरा लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ नहीं करनी है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करनी है। नरेशन लिखना है, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाकर आपको एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्रीज करनी है, बिल्कुल सफाई के साथ, कहीं कोई काटना वाटना नहीं है अपने को, बिल्कुल नॉर्मल अपनी अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर और एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। वर्किंग नोट्स प्रॉपर आपको प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर बनाने हैं। नरेशन आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, 1-1.5 लाइन का नरेशन ही लिख दीजिए, लेकिन नरेशन लिखना कंपलसरी है, ओके। उसके अलावा नंबर कट सकते हैं आपके। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है जो हमने करी है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए और अंश पूंजी एवं संचय एवं आधिक्य को चिट्ठे में बताइए। आपको बैलेंस शीट में बताना है संचय एवं अंश पूंजी एवं संचय आधिक्य को। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आई थिंक आप लोगों को 100% याद होगा ही होगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसी में हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। तो यहाँ तक कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है और बैलेंस शीट आपको पूरी की पूरी नहीं बनानी है। आपको जितना बोला गया है कि बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या क्या शो करना है, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको एक तो शो करना है अपनी शेयर कैपिटल को और दूसरी चीज़ आपको शो करनी है अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग इतना ही बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट कंपनी का नाम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, देन ओके, कंपनी का नाम हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा कोई डेट भी हमें नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में 2 हेड होते हैं ना। फर्स्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें भी फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा साइड कौन सा होता है, एसेट्स का होता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, हमने बहुत बार बैलेंस शीट बनाई हुई है। फिर शेयर होल्डर्स फंड्स लिखेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। कैपिटल के टाइप्स पढ़ते टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसके अंदर भी इक्विटी प्रेफरेंस हो सकते हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड होती है, उसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमें ऑथराइज्ड कैपिटल की। क्या बोला है, 2 तरीके के शेयर है, 8500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सेकेंड 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, ऑफ ₹100 ईच। ये आपका हो गया 8,50,000, ये आपका हो गया 10 लाख, ओके। टोटल कितना हो गया, 18,50,000। एक चीज़ और आप लोगों को अच्छे से याद होगी कि कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट की फाइनल टोटल के अंदर शामिल नहीं होती है। पता ही होगा ये वाली बात तो आपको। तो यहाँ तक एक बार टोटल करके ख़त्म। देन सेकंड हमारी आती है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल अब हम लोग लिखेंगे आपने कितने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। देन इक्विटी शेयर्स तो 100% इशूड है, 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कहीं कोई कॉल इन अरियर नहीं, कहीं कोई फोरफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देन ये तो ओके, 8 लाख रुपए की कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर में ध्यान देना, हमने पूरे 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए थे, लेकिन उनमें से 200 शेयर्स को फोरफिट भी तो किया था। देन अभी हमारे कितने प्रेफरेंस शेयर इशूड है, 9800। तो कितना लिखेंगे, 9800 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100
ईच कितना हो गया 9,80,000। समझ में आई चीज़। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है 9,80,000। जब भी शेयर्स फोरफिट कर लिए जाएंगे और जब तक उनको वापस से री इशू नहीं कर दिया जाता, जब तक फोरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं कर दिया जाता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ऐड होकर शो होगा। जब हमने री इशू वाला कंसेप्ट पढ़ा था तब आप लोगों को याद होगा कि मैंने समझाया था कि शेयर्स जब री इशू कर दिए जाते हैं उसके बाद शेयर फोरफीचर में जो बैलेंस बचता है उसको तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर्स को री इशू नहीं किया है तो उस केस में शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस वही रहेगा और वो कहाँ शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ऐड होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना बैलेंस है 6,500। हमारी एंट्री के अंदर जो बैलेंस है वो ये बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया। देन 9,86,500 की हमारी इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल प्रेफरेंशियल। समझ में आई चीज़। तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, जब शेयर्स री इशू नहीं हुए तो फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ऐड होके शो होगा। यह हमारा शेयर कैपिटल हो गया। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहीं तक हमें बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। आपका जो इसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर बी हेड आता है वो है बी टॉपिक आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या शो होते हैं सारे रिजर्व्स, तो हमारी जर्नल एंट्रीज में एक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नाम से रिजर्व आया था। एंट्रीज मैंने यहाँ से हटा दी है, आपके पास एंट्रीज आप देख सकते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ये हमारा रिजर्व ही होता है। इस रिजर्व को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये रिजर्व के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं पिछली क्लासेस में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपके पास कितना है, तो दोनों तरीके के शेयर्स आपने प्रीमियम पर इशू करे थे। इक्विटी शेयर भी आपके प्रीमियम पर इशूड है, प्रेफरेंस शेयर भी आपके प्रीमियम पर इशूड है। जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने प्रीमियम लिखा भी है, इक्विटी शेयर्स पर 40,000, प्रेफरेंस शेयर्स पर 50,000। देन टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना हो गया 90,000। बस यहाँ तक हमें बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ लिख देना एक बार, जो भी आपकी बैलेंस शीट की टोटल आ रही है वो यहाँ तक की बैलेंस शीट अपने को बनानी है। समझ में आई चीज़। क्या किया हमने, बिल्कुल बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती है वैसे ही बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन गिवन है लिख दो, अदरवाइज डैश करके रख देंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल जितनी इशूड है, यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि अगर फोरफिट हुए हैं शेयर्स और री इशू नहीं हुए तो यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आएगा, क्योंकि अभी इशूड तो आपकी 9,800 ही है ना, 200 तो आपके पास ही है और फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस इसमें ऐड होकर शो होता रहेगा। जब आप इनको री इशू कर दोगे तो फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी। अब ये जो हमने किया है इसके बेस पे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको लिख लो अपने नोटबुक्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत इजीली हो जाएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन बोला, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। भुगतान था 3 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ, 4 रुपये अलॉटमेंट पर जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 2 रुपये अंतिम मांग पर। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स दे दी। सभी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आ गए बराबर, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, उनका आवंटन भी कर दिया गया, दोनों मांग मंगवा ली गई। एक अंशधारक ने अपने 200 अंशों पर अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया है। एक पर्सन के पास 200 शेयर्स है, उसने क्या किया, अपनी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। एक अन्य अंशधारक है जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने बंटन के साथ ही अपने 300 अंशों पर आगामी समस्त मांगों की राशि भी अग्रिम जमा करा दी। कॉल्स इन एडवांस वाला कंसेप्ट भी आ गया है। तो करोगे कैसे इसको सॉल्व, अलॉटमेंट पर ही 300 शेयर्स पर एडवांस मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो करते ही है। 2 कॉल्स इन एडवांस कितना, तो 300 शेयर्स, 2 का फर्स्ट कॉल, 2 का फाइनल कॉल, यानी 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1200 रुपये आपके कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री सिंपल, वहाँ पे जब आप एंट्री करोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस, 1200 रुपये से वहाँ एंट्री हो जाएगी।
फिर इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? देन फर्स्ट कॉल पर जब आप ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल नॉर्मल एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इसके साथ में इसके जस्ट बाद आप एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे। एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल 300 अंशों पर 2 रुपये, तो 600 रुपये तो यहाँ एडजस्ट होंगे। और सेम एंट्री कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो होगी आपकी फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद, वो भी 300 शेयर्स पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से 600, रिमेनिंग आपको रिसीप्ट वाली एंट्री करनी है। तो इस तरीके से आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। रिसीव वाली एंट्री करते टाइम ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फर्स्ट कॉल में आपको रिसीव वाली एंट्री करते टाइम ध्यान रखना है कि टोटल जितना आपने ड्यू किया है ना, उसमें से कॉल्स इन एडवांस वाले को एडजस्ट करना है, बची हुई अमाउंट आपको रिसीव होगी। और सेकंड कॉल में आपको कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट भी हटाना है और कॉल्स इन अरियर का अमाउंट भी हटाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट ट्राई करिए, हो जाएगा। वैसे फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। वर्ष 2017-18 में एक कंपनी का पंजीयन 20 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल से हुआ, जो कि 100 रुपये वाले 16,000 इक्विटी अंश में और 100 रुपये वाले 4,000 अधिमान अंशों में। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है। अपने समामेलन के वर्ष में कंपनी ने 10,000 इक्विटी अंश जनता में निर्गमन किए, जिन पर पूरी राशि प्राप्त हो चुकी थी। 17-18 में जब कंपनी बनी, जब रजिस्टर हुई, तब उन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर लिए थे। अच्छी बात है, उनकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी इस ईयर के अंदर वर्ष 2019-20 में कंपनी ने 4,000 इक्विटी अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। क्या किया? 4,000 इक्विटी अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 25 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ, 25 रुपये अलॉटमेंट बंटन पर और 30 रुपये प्रथम मांग पर और शेष धनराशि द्वितीय मांग पर। अब शेष कितनी बचती है, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं बोला गया अमाउंट के बारे में। 5 का प्रीमियम है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ₹5 का प्रीमियम है। 100 रुपये का देखो शेयर है, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल आपकी, अच्छा सॉरी, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल आपका 30 एंड फाइनल कॉल आपको रिमेनिंग बोला है सेकंड एंड फाइनल में आपका जो भी रिमेनिंग है। अब हमें पता है कि आपके शेयर्स क्या हो रहे हैं, प्रीमियम पर इशूड है। 5% प्रीमियम यानी ₹5 पर शेयर के प्रीमियम पर इशूड है, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 105, क्योंकि इस अलॉटमेंट में 20 कैपिटल प्लस 5 प्रीमियम। मैंने कहा था कि अगर प्रीमियम की क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रीमियम किसके साथ माना जाएगा? अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा। तो हम क्या मानेंगे? 25 में 20 ही कैपिटल का, रिमेनिंग 5 किसका है? प्रीमियम का है। तो इस तरीके से ये 25 प्लस 25 50, ये 80, ये 35 रुपीज़ की आपकी फाइनल कॉल होगी। कैपिटल का जोड़ना है तो 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35, ये आपकी प्रीमियम हो जाएगी, सॉरी ये आपकी क्या हो जाएगी? शेयर की कैपिटल की अमाउंट हो जाएगी। समझ में आ गई चीज़? तो आपको क्या पता करना था यहाँ पर? सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना? तो ₹35 पर शेयर के हिसाब से आपकी होगी। अंश प्रीमियम की राशि उपयुक्त दी हुई बंटन की राशि के अतिरिक्त है। ओके सॉरी, क्वेश्चन के आगे लाइन दे रखी है कि प्रीमियम की जो राशि है वो इस अलॉटमेंट के अलावा है। ओके फाइन। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकेंड कॉल में जो बचेगा वो तो कितना बचेगा? 20, सॉरी ये 20 आपका क्या रह जाएगा? फाइनल कॉल का अमाउंट रह जाएगा। 50 प्लस 30 80 प्लस 20, ये आपका 100 रुपीज़ का पूरा हो गया। सभी मांगे कर ली गई, पूर्ण रकम प्राप्त हो गई है। केवल एक अंशधारी ने जिसके पास 100 अंश